हेलो दोस्तों, आज हम राजकुमार की प्रतिज्ञा की कहानी का अगला भाग सुनने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजकुमार कैसे पद्मिनी तक पहुंच गया। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो को सुनने से पहले उस वीडियो का भाग जरूर सुन लीजिएगा ताकि यह कहानी आपको और भी ज्यादा रोचक और दिलचस्प लगेगी। अब सुनते हैं आगे की कहानी। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ली, लेकिन उसके रूप लावण्य से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुधी बुद्धि खो बैठा। उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था। ऐसी रूपसी तो उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी। पर यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होती है, लेकिन वे भी पद्मिनी के आगे पानी भरती थी। चारों दिशाओं में उसकी ख्याति ठीक ही फैली थी। पद्मिनी के मोह पाश में फंसा राजकुमार अब अपने जहाज पर आया तो पद्मिनी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य टपक रहा था। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो गई, नींद उड़ गई। बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसकी याद में वह लंबी सांसें लेता रहा। तभी देखता क्या है कि वह खड़ा हुआ ले बाबा उसके सामने उसी की ओर देख रहे हैं। राजकुमार ने उठने की कोशिश की पर उससे उठा नहीं गया। बाबा निमिष भर चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले, क्या तुम यहाँ आहें भरने के लिए आए हो? अपने उद्देश्य को भूल गए? जो अपने उद्देश्य को भूल जाता है वह पतित हो जाता है। अब तुम आगे की सोचो और अपने काम को जल्दी से निपटाओ। ऐसी जगह देरी करना अच्छा नहीं होता। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार सिर झटक कर उठ खड़ा हुआ, पर पद्मिनी की खुमारी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। पूरा दिन पद्मिनी की याद में बीता। रात का अंधेरा होने आया तो वह चौंक पड़ा। उसे याद आया कि अगले दिन पद्मिनी का दूत आने वाला है और उसके अच्छे अच्छे आभूषण लेकर पद्मिनी के पास जाना है। उसने उठकर अलमारियां खोली और उनमें से आभूषण निकाले। बात उतनी आभूषणों की नहीं थी जितनी पद्मिनी को मिलने की थी। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी रीझ उठे। कान के, गले के, वक्ष के, कटी के, पैरों के। उसने उन आभूषणों को चुना जिन्हें अप्सराएं धारण करती हैं। इन आभूषणों का चुनाव करके उसने सोने की चेष्टा की, लेकिन एक पल को भी उसे नींद नहीं आई। वह दिन का उजाला देखने का प्रयत्न करता रहा। दिन निकलने से पहले ही वह उठकर तैयार हो गया। सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी भूल गई। शाम को जब वह निराश हो गया था तो बड़े सपाटों से दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था। दूत के साथ वह चल दिया। जब वह महल में पहुंचा, पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसके चारों ओर आमदशी के शीशे लगे थे। प्रकाश से सारा कमरा अलौकिक हो रहा था। पद्मिनी का सौंदर्य आज कई गुना निखर उठा था। पिछले दिन की तरह राजकुमार और पद्मिनी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और पद्मिनी के संकेत पर राजकुमार उसके समीप ही बैठ गया। राजकुमार ने डिब्बे डिब्बियों में से आभूषण निकालकर उसे दिखाना आरंभ किया। पद्मिनी एक एक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती रहती कैसा लगता है, और जो उसे पसंद आता उसे वह एक और रख देती। कभी कभी वह राजकुमार की भी सलाह लेती। आभूषणों को देखते देखते काफी देर हो गई तो पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमने भाव से राजकुमार ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। राजकुमार चला तो आज उसकी हालत कल से भी अधिक मोहासिक थी। आज उसने पद्मिनी के जिस रूप की झांकी पाई थी वह तो अलौकिक था। उसकी आंखें चौंधिया गई थी। आज एक नई कल्पना ने उसके मन मस्तिष्क को झकझोर कर डाला था। कुछ ही समय में वह उसे वहां से ले जाएगा। तब उसके अनुपम सौंदर्य के भार को वह कैसे बह पाएगा। वह राजकुमार है, इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र है, किंतु कहाँ राजगढ़ का राज्य और कहाँ सिहल द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। पर उठा कदम वह वापस तो लिया नहीं जा सकता था। विचारों के अगाध सागर में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर आया। वह हाल बेहाल हो रहा था। भूख, प्यास, नींद सब उससे रूठ गई थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी हालत सन्निपति के रोगों के समान ही हो गई थी। वह अपने से ही बात करता था, पर उसके शब्द अस्पष्ट थे। कभी उसकी आवाज तेज हो जाती, कभी मंद पड़ जाती। राजकुमार स्वयं हैरान था कि ऐसे उसे क्या हो गया है सब।
यह सब होते हुए भी उसने राजमहल में जाने की तैयारी की। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीजें निकाली। उसे भरोसा था कि पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही पद्मिनी का दूत आ गया और वह दोपहर होने से पहले महल में पहुंच गया। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से उसने ढेर सारे पसंद कर लिए। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में अधिकांश एक एक थे। पद्मिनी ने पूछा, यह क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींचकर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार ने कहा, इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख ले। अगर आपको आपत्ति न हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख ले। इस सुझाव पर पद्मिनी थोड़ी सोच में पड़ गई। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार पद्मिनी से छुट्टी लेकर अपने जहाज पर लौट आया। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का अथाह भंडार था। उन्हें देखने में वह इतना लीन हो गई कि वह समय को भी नहीं, अपने को भी भूल गई। काम निपटा कर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगी तो कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों? क्या क्यों? देखती नहीं कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से उसका चेहरा तमतमा उठा। उत्तेजित होकर बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा, बोला, पद्मिनी जी, हम सिंहल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मिनी मछली की तरह तड़फड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार बोला, अरे घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर पद्मिनी का संताप काफी हद तक दूर हो गया। बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? कपट नहीं किया होता क्या तो तुम राजी से मेरे साथ चली जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वह हो चुका था। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाग्य के साथ समझौता करने के अलावा अब और क्या ही हो सकता था। आहत हिरनी की तरह वह राजकुमार के पास आकर बैठी। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। पद्मिनी आवेश और आवेग में थक कर चूर हो गई थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। मन उसका इतना अस्थिर हो गया था कि एकाग्र भाव से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। इतने में जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता गया। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा कि किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत होता गया। पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी, सो गई, पर राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे एक बड़ा ही धीमा सा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? धीमे स्वर में कौन बोल रहा था और न जाने कौन सा खतरा राजकुमार और पद्मिनी के ऊपर मंडरा रहा था? यह जानने के लिए आपको कहानी का आगे का भाग सुनना होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।